नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी जब आप नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ये नाम नया है हिंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नया है, कठिन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप इसको देखिए, इसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और मूलक का मतलब होता है आधारित। अर्थात जो हिंदी एक निश्चित उद्देश्य पर आधारित होती है उसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब रही बात हिंदी की, हिंदी क्या है? तो हिंदी को आप लोग जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते तो एक बार देख लें, सुन लें। ये जो हिंदी शब्द है तो ये संस्कृत का उत्तराधिकारी है। संस्कृत से पहले पाली आई आपकी, फिर प्रकृति आई, फिर अब उसमें अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश का अवहट्ट हुआ, फिर उसके बाद जाकर के वो उसी को हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। और फिर धीरे धीरे सुधारते सुधारते वो हिंदी हुई। और हिंदी में दुनिया की तमाम भाषाएं समाहित है। कैसे? चाहे आप उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे रोमन हो, कोई भी भाषा हो, सब भाषाएं हिंदी में समाहित है। एक तरह से जब क्या हुआ कि भाषाओं का एकदम महासागर तरह का उमड़ गया, तो उसको जब मथा गया, जैसे आप देखते हैं कि दूध को वो करते हैं तो दही बनता है, और उसको जब मथते हैं तो उससे जो उसकी सबसे स्पेशल चीज होती है, प्योर चीज होती है, वो निकलती है। उसी तरह से जब इसका भी भाषाओं का भी मंथन किया गया तो उसमें से प्रमुख जो चीज निकली, सबसे स्पेशल चीज, वो आपकी क्या कहलाई? विशिष्ट चीज हिंदी कहलाई। अब इसमें सबसे पहले ये एक चीज और भी जाने, भाषा। भाषा जो होती है तो भावों और विचारों को, व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता है? भाषा के माध्यम से ही पहुंचाता है। अर्थात भाषा जो है तो भावों और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम होती है। भाषा जो है तो कई तरह की होती है। हम कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हमें खड़ा करना है तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, बैठाना है तो ऐसे कर देते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। फिर एक वार्णिक भाषा होती है, मतलब जिसे हम व्यक्त करते हैं। एक वो भाषा होती है जिसे हम बोलते भी हैं और देखते, मतलब सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको यादृच्छिक भाषा कहते हैं। तो ये तरह तरह की मतलब भाषाएं हैं। इसमें जो है तो मुख्यतः एक होती है इस सौंदर्य परक भाषा, और एक हमारी होती है सौंदर्य परक भाषा। क्या होती है सौंदर्य परक भाषा? वह भाषा है जो साहित्यिक भाषा है। आप लोग देखे होंगे कि साहित्य में रस, छंद, अलंकार, इन तमाम चीजों को संजोया जाता है। तो वो भाषा क्या हो जाती है? उसमें सुंदरता आ जाती है। अलंकार में आप पढ़ते हैं कि जहां पर शब्दों के द्वारा या अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार या शब्दालंकार। तो ये सौंदर्य जो आ रहा है तो किसके माध्यम से? ये कहाँ आ रहा है? साहित्य में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी भाषा किसके अंतर्गत जाएगी? सौंदर्य परक भाषा के अंतर्गत जाएगी। इसके बाद होता है एक प्रयोजन परक भाषा। प्रयोजन परक भाषा वो होती है जो एक निश्चित प्रयोजन को, उद्देश्य को लेकर के उपस्थित होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं पर जाना है, मतलब किसी से बात करना है, एक कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना है, या हमें किसी कार्यालय में जाना है, तो वहां की जो भाषा होगी तो एक उद्देश्य को लेकर के की जाएगी। तो इस कारण से
इसमें क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य समाहित होता है, ये विशिष्ट लोगों के द्वारा विशिष्ट जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर तो ये जो प्रयोजनपरक भाषा होती है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी क्या होती है, सामान्य, और एक होती है आपकी विशेष प्रयोजन। विशेष प्रयोजन एक है, सामान्य प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन जैसे कि आप घर में किसी से बात करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, या अपने आस पड़ोस में जो बात करते हैं, ऐसी बातों को हम जिस भी भाषा के माध्यम से उसको प्रयुक्त करते हैं वो सामान्य भाषा कहलाती है। लेकिन जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, या किसी ऑफिशियल जगह में जाते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, जैसे कोई दफ्तर हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, तो इन तमाम जगहों में एक विशेष प्रकार की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसी को जो विशेष प्रयोजन के लिए बोली जाती है, उसी को हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। यही विशेष प्रयोजन वाली भाषा ही हमारी क्या होती है, प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि एक विश्वनाथन अय्यर है, उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की जो परिभाषा दी, उन्होंने बड़ी सटीक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भाषा को विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, वह भाषा जो विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। अर्थात इसी के अनुसार निकलती है। देखिए, प्रयोजन का मतलब एक बार पुनः से देखिए, उद्देश्य होता है, और मूलक का मतलब होता है आधारित। अर्थात जो भाषा विशेष उद्देश्य को लेकर के अपने साथ चलती है, यह जो भाषा विशेष उद्देश्य पर आधारित होती है, उसको हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रयोजन मूलक जो भाषा होती है उसकी युक्तियां क्या होती हैं। तो अब इसकी हम प्रयुक्तियां देखते हैं। इस भाषा की प्रयुक्तियां, तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक, ठीक है, इसका प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में भी होता है। और दूसरा है हमारा क्या है, वाणिज्यिक, तो इसका प्रयोग हम व्यापार के क्षेत्र में भी करते हैं। और तीसरा होता है इसी में कार्यालयीन। किसी हम दफ्तर में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो वहां पर की भी भाषा होती है। फिर राजभाषा, राजभाषा देखिए, ये जो प्रयोजन मूलक भाषा है, इसी के आधार पर इसको जो दर्जा दिया गया कहेगा राजभाषा का। और क्योंकि इसको बहुत सारे लोग बात अपने यहाँ के बोलते हैं, और जितने बस काम है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जा सकते हैं, तो इसको राज द्वारा, ठीक है, ये अधिकार दिया गया है, इसलिए इस राजकार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है विज्ञान एवं मीडिया। क्या होता है, 5वां पॉइंट, विज्ञान एवं मीडिया के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा है, ठीक है, चाहे वो विज्ञान विषय की हो चाहे अन्य विषय की, उसमें भी हिंदी में ही अब बातें होने लगी हैं। एवं समाचार पत्र जो है तो वो भी हिंदी के आते हैं। फिर इसके बाद विधि एवं कानूनी,
जो अगला बिंदु आएगा आपका, इसको मिटाते हैं। 6 नंबर, विधि एवं तो ये कैसे, पहले आप देखते रहे होंगे, सुनने में आता रहा होगा कि जो लॉ की पढ़ाई है तो उसकी जो बुकें होती थी तो आपको पूरी इंग्लिश मीडियम मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप को बुकें जो है उसकी भी हिंदी में छपी हुई मिलती हैं। तो अर्थात विधि में, कानून में भी अब इस भाषा का प्रयोग होने लगा है। फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। फिर इसके बाद इसकी जो होती है विशेषताएं, तो विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। विशेषताएं, पहली तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रयोजनता है। प्रयोजनता है, ये कैसे, इसको हम एक उद्देश्य के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक विशेष उद्देश्य के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। फिर इसके बाद यह कैसे है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे, आप देखे होंगे कि देवनागरी लिपि जो है तो हमारी क्या है, अन्य लिपियों की अपेक्षा ज्यादा वैज्ञानिक है। तो इस जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उन्हीं में से मिलकर के बनी हुई है, उन्हीं शब्दों से, इस कारण से इसमें वैज्ञानिकता भी भरी हुई है। फिर अगला जो बिंदु होता है वो क्या होता है, सामाजिकता का। सामाजिकता का कैसे, क्योंकि ये जो हिंदी है प्रयोजन मूलक एक बड़े समुदाय के द्वारा, ठीक है, बड़े समुदाय के द्वारा, ठीक है, समाज में बोली जाने लगी है और इसका प्रयोग किया जाने लगा है। फिर भाषिक वैशिष्टता, भाषिक, अगला बिंदु क्या है, भाषिक वैशिष्टता। भाषिक वैशिष्टता कैसे, क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो विशिष्ट है, विशिष्ट है, जो कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही किए जाते हैं। ये रही इसकी विशेषताएं। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं यानी इसकी लिमिट, इसके दोष, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं हम। इस सीमाएं, तो सीमाओं में पहला बिंदु हमारा आता है वैज्ञानिक व तकनीकी के दुरूह शब्द। दुरूह का मतलब होता है कठिन शब्द। आप देखते होंगे विज्ञान की भाषा में जो हिंदी के शब्द होते हैं तो थोड़े से अन्य जगह की अपेक्षा वो क्या होते हैं, कठिन होते हैं, दुरूह होते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में दुरूह शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है अनुवाद के कारण क्लिष्टता। दूसरा, देख, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं मालूम होता, अनुवाद जिनका नहीं हमसे आता है, इस कारण से ये थोड़ी सी कठिन भी लगती है। और इसके बाद जो अगला बिंदु है, तीसरा बिंदु, वो बिंदु है नई पारिभाषिक शब्दावलियों का विधान। तो इसमें नए नए शब्दों का सृजन हो रहा है और नए नए शब्दों को जोड़ा जा रहा है। अर्थात ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है तो इसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आपकी ये है। अब एक बार फिर से उसकी परिभाषा देख लें। बड़ी ही सरल परिभाषा है कि जो एक निश्चित उद्देश्य पर आधारित होती है,
और जिसमें विशिष्ट शब्दों का चयन किया जाता है और विशिष्ट स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ जैसे इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, FUNCTION, फंक्शनल। तो इस शब्द का जो है तो हिंदी में अब नए नए शब्द इसके लिए आ रहे हैं। जैसे इसी को हम कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। कामकाजी हिंदी से मतलब जिस भाषा में कामकाज हमारा करना संभव होता है उसको हम कामकाजी हिंदी कहते हैं। फिर इसी को हम व्यवहारिक हिंदी के नाम से भी कहते हैं। तो जो भाषा हमारे व्यवहार में आती है, यूज करते हैं हम उसको हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। फिर कार्मिक हिंदी का मतलब जिस भाषा में काम किया जा सके, जैसे लिखाई हो गई, पढ़ाई हो गई, तो जिस भाषा में की जा सके उसको हम कार्मिक कहते हैं। और अगला तो ये नाम तो है ही प्रयोजन मूलक। तो प्रयोजन मूलक जो वह भाषा है जिस भाषा में जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए, ठीक है, व्यक्ति उसको अपने दिनचर्या में लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक। फिर इसी तरह से होती है कार्यालयीन हिंदी। कार्यालयीन हिंदी जो होती है तो कार्यालय के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ये प्रयोग की जाती है, इस कारण से इसको हम कार्यालयीन हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इसमें हमने एक और भी टॉपिक जोड़ा है जिसका नाम है शब्द रचना। तो हम शब्दों की रचना कैसे करते हैं इसमें ये सीखेंगे। शब्दों की रचना कैसे होती है, यह शब्द क्या है। तो बड़ी इसकी सरल परिभाषा है कि वर्ण या अक्षर के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। किसके समूह को, वर्ण या अक्षर के समूह को हम शब्द कहते हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ध्वनि शब्द है, ठीक है, उसको शब्द की संज्ञा दी गई है, बशर्ते, ठीक है, वह चाहे वो किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, चाहे बर्तन के टकराने की हो, चाहे मोटर गाड़ी के चलने की आवाज हो, चाहे पशु पक्षियों के कलरव की आवाज हो, इत्यादि कोई भी आवाज हो सकती है, तो ये शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारे जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे शब्द हुए ध्वन्यात्मक और दूसरे हुए हमारे वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द वो शब्द होते हैं जो केवल ध्वनि उत्पन्न करके रह जाते हैं, उनको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। और वर्णात्मक शब्द वो होते हैं जो कंठ आदि की सहायता से बोले जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, इनको हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि उत्पन्न करके रह जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी चलती है, छुक छुक की आवाज आती है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है, कौवा काव काव करता है, जैसे कोई बर्तन गिरता है तो उसमें से भी आवाज आती है। तो ये ध्वन्यात्मक के अंतर्गत आती है। फिर तो सही माने में वास्तव में देखा जाए तो शब्द केवल वर्णात्मक को ही माना जाता है। इस कारण से वर्णात्मक शब्द के भी दो भेद हुए। पहला हुआ आपका क्या, सार्थक, और दूसरा हुआ निरर्थक।
तो सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वो शब्द है जिसका निश्चित अर्थ होता है। जैसे अक्षरों के समूह से हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ होना चाहिए। अगर जो निश्चित अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाता है अथवा निश्चित अर्थ नहीं दे पाता है तो वह शब्द नहीं हो सकता। तो जैसे हम लिखते हैं यहां पर का, मा और ला, इन तीनों को इकट्ठा मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? कमल। ठीक है, इसी तरह से इसको का और यहां पर ला कर दें और यहां पर मा कर दें तो ये भी निश्चित अर्थ देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, सॉरी कलम। ठीक, तो कलम का भी एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन अगर जो यहां पर हम निरर्थक वो होते हैं जो कि निश्चित अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाते हैं। अब इसी को जैसे हम यहां पर का लिख दें, यहां पर माल सॉरी यहां पर हम मा लिख दें, यहां पर का लिख दें और यहां पर ला लिख दें, तो ये भी जब हम तीनों को मिला देंगे तो शब्द तो होगा, लेकिन ऐसा शब्द होगा जो कि एक निश्चित अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकेगा। इस कारण से ये निरर्थक है। तो हम अब सार्थक शब्दों को ही शब्द मानते हैं और उसी पर आगे देखते हैं। तो सार्थक को भी जब बांटा गया, इसके भी भेद किए गए, तो इसके 4 भेद किए गए। पहला आपका है उत्पत्ति के विचार से, दूसरा आपका आता है व्युत्पत्ति के विचार से, और तीसरा आपका आता है अर्थ के विचार से, और चौथा जो आता है आपका वो आता है विकार के विचार से, शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि कैसे। तो उत्पत्ति के आधार पर 6 तरह के शब्द होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसका नाम है तत्सम, दूसरा जो होता है उसका नाम होता है तद्भव, तीसरा जब है उसका नाम होता है देशज, और चौथा जो होता है उसका नाम होता है अनुकरणात्मक, तथा 5वां जो होता है उसका नाम होता है विदेशी शब्द, और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसका नाम होता है द्विश शब्द। तो कुल मिलाकर के 6 तरह के होते हैं। इसी तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 3 तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर हम देखें तो अर्थ के आधार पर भी 3 तरह के शब्द होते हैं। कैसे? एक तो होता है वाचक, दूसरा होता है लक्षक, और तीसरा होता है व्यंजक। फिर विकार या परिवर्तन के विचार से इसके भेद करें तो विकार और परिवर्तन के आधार पर भी ये 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आधिकारी। अब इन प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार में सबसे पहले हम क्या जानते हैं? तत्सम। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। एक तत् घन सम, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। कैसे?
तत् धन सम, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में खूब अपने उसी रूप में आ गए हैं जिस रूप में वो थे। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने हूबहू रूप में आकर के प्रचलित हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्त्री एक शब्द है, स्त्री, ठीक है। जैसे कि अग्नि, ये जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में भी चलता है। जैसे कि कर्ण इत्यादि। फिर इसके बाद अगला जो शब्द होता है हमारा, वो होता है, क्या होता है? तद्भव। क्या होता है? दूसरा तद्भव। तद्भव भी दो शब्दों से ही मिलकर के बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तद और भाव, ठीक है, जिसका अर्थ होता है उससे ही, ठीक है। क्या होता है? उससे ही, ठीक है। अर्थात ये भी संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं? अपने बिगड़े हुए रूप में हिंदी में प्रचलित है। ये है संस्कृत के ही, लेकिन हिंदी में अपने बिगड़े हुए रूप में ये प्रचलित है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि हम क्या लिखते हैं? आंख। आंख को क्या कहते हैं? अच्छी, ठीक है। जैसे आप कान, कान को हम क्या कहते हैं? कर्ण। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अच्छा, तत्सम और तद्भव को समझने के लिए एक छोटी सी कुछ हम आपको वो तरीका बताते हैं, उससे आप इनको समझ सकते हैं। एक दो नियम बताते हैं। पहला आप देख लीजिए, जो तत्सम होता है, तो तत्सम में अधिकतर छा, ये छतरी वाला छा का प्रयोग मिलता है, जबकि तद्भव में छाता वाला मिलता है, या हमें खा शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर इसी तरह से इसके जैसे उदाहरण आपको हम अभी लिखे, जैसे आप आंख लिखते हो यहां पर इसमें तद्भव में, लेकिन जब आप तत्सम में जाते हैं तो तत्सम में इसी को क्या बोलते हैं? अच्छी। तो आपको छतरी का प्रयोग मिला, यहां पर खा का प्रयोग मिला, ठीक है। तो ये चीज होती है। दूसरी जो चीज है वो भी ध्यान दें, बड़ी ही सरल है। दूसरा बिंदु जो है, तो हम तत्सम में और यहां पर क्या लिखे? तद्भव, ठीक है। तो तत्सम में हम कौन सा शब्द पाते हैं? सा पाते हैं, ठीक है। कौन सा सा? सीटी वाला, ठीक है, ये। और या कि ये सरा पाते हैं, ठीक है। लेकिन तद्भव में इन दोनों के स्थान पर हम कौन सा शब्द पाते हैं? सा सरौता वाला सा पाते हैं। कैसे? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये यहां पर जो हम लिखेंगे तो तत्सम शब्द लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? तद्भव लिखेंगे, ठीक है ना। तो तत्सम को आप देखिए, तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आश्रय, ठीक, आश्रय।
अब आप सबको मालूम है कि आश्रय का जो तद्भव है तो क्या होगा, आसरा होगा। क्या होगा, आसरा। तो देख रहे हैं कि यहां पर सरा का प्रयोग किया गया है और यहां पर सरा के जगह पर सा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी तरीका है उसको पहचानने का। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं सुंड, ठीक है, यानी सूंड। ठीक है, क्या होता है, तो ये आपका तद्भव है, लेकिन हम जब तत्सम में लिखते हैं, सॉरी, हाँ, तत्सम में सुंड लिखते हैं और तद्भव में जब लिखते हैं तो सूंड लिखते हैं। तो ये इस सा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर सामान्य सा का सरलता का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आप देख लें, यहां पर हम लिखते हैं श्रेष्ठी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, तद्भव में हो जाएगा सेठ। इसका मतलब क्या होता है, सेठ। संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रेष्ठी कहते हैं, और तद्भव में हम क्या बोलेंगे, इसको सेठ बोलेंगे। तो ये तरीके हैं इनको पहचानने के। अगला जो तरीका है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। अगला जो हमारा तरीका है वो तत्सम और तद्भव, इन दोनों को पहचानने का। तो क्या है कि तत्सम में वा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में बा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कैसे, उदाहरण देख लें। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, तत्सम शब्द लिखते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं, तद्भव। ये हो गया। ठीक है, तो अब एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे वर्षा। ठीक है, क्या, वर्षा। ठीक है, तो इसमें वा आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, बरसात, बरसात। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं कि तद्भव में बा का प्रयोग किया गया और तत्सम में वा का प्रयोग किया गया। यही अंतर होता है, यही पहचानने का तरीका होता है। अगला जो बिंदु है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे ले, तत्सम और तद्भव को पहचानने का। कि जैसे मान लीजिए तत्सम में एक री शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्रृंगार। ठीक है, क्या लिखते हैं, श्रृंगार। तो इसमें इसके जगह पे शाही होगा। तो जैसे जब हम तद्भव लिखते हैं तो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तद्भव में ऐसे होगा और तत्सम में ऐसे लिखा जाएगा। तो इसकी एक पहचान ये भी है। अगला जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। अगला बिंदु, इसमें तत्सम में एक खा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे कि आप लिखते हैं काष्ठ। क्या लिखते हैं, काष्ठ। ठीक है, ये तत्सम रूप हो गया इसका, लेकिन जब इसका हम तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा, काठ। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप लिखते हैं कृष्ण, तो जब इसका हम तद्भव रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, किशन। ये तो तत्सम में ख शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ उसकी विशेष पहचाने थी। और इसके बाद हम शब्दों में ही चलते हैं, शब्दों को ही देखते हैं। तो अगला शब्द होता है हमारा देशज शब्द। उसी में पहले वाले में, व्युत्पत्ति वाले में ही अगला शब्द क्या होता है, देशज। देशज क्या है, देखें, ये देशज। ठीक है, तो देशज जो होता है तो ये इन्हें अनार्य भाषाओं के शब्द भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो
पुरानी आदिम जनजातियां पाई जाती थी, वो जिन शब्दों का प्रयोग करते थे उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए आप खिचड़ी। खिचड़ी एक शब्द है। जैसे कि पगड़ी, जैसे कि कौड़ी इत्यादि शब्द उन्हीं आदिम जनजातियों के द्वारा बोले जाते थे। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है वो है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक का मतलब, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, सीखना। ठीक है, तो जैसे इसमें इसके अंतर्गत कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज, बर्तन के आपस में टकराने की आवाज इत्यादि तरह की ध्वनियां, ठीक है, आती हैं। फिर अगला जो बिंदु इसमें व्युत्पत्ति में ही आता है वो क्या होता है, विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द वो शब्द है जो अन्य भाषाओं से बन करके और हिंदी में प्रचलित हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो है तो तरह तरह की के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, साधारण बोल चाल में भी वैसे भी। तो जैसे कि आप सिफारिश एक शब्द है, या मुकदमा, तो ये जो शब्द हैं अरबी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में चल रहे हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम एक शब्द कहते हैं लाश या शर्म, ये हमारे फारसी भाषा का शब्द है और ये अपने उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। फिर जैसे कि लाश है, आलमारी है, ये तुर्की भाषा के शब्द हो गए। जैसे कि बोतल हो गया, तो बोतल ये पुर्तगाली शब्द हो गया। इत्यादि तरह के जो शब्द हैं ये सब शब्द विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, छठवां नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बिंदु है द्विज शब्द। द्विज शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं। वो दो, जैसे कि डबल रोटी, तो डबल शब्द दूसरी भाषा का शब्द है और रोटी शब्द दूसरी भाषा का है। तो इस तरह से ऐसे शब्द जहां पर आते हैं उनको द्विज शब्द कहा जाता है। जैसे अमन सभा, अमन दूसरी भाषा का शब्द है और सभा दूसरी भाषा का है। तो इस तरह के शब्द, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्विज शब्द कहते हैं। इसके बाद हम ये तो था उत्पत्ति के आधार पर, अब हम चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे तीन तरह के शब्द होते हैं। पहला होता है, क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनका खंडन नहीं होता है और इनका अपना एक विशेष अर्थ होता है और खंडन करने पर इनका अर्थ नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम क्या कहें, और ये मतलब बिना खंडन के ही एक निश्चित शब्द के अर्थ की प्रतीति कराएंगे। जैसे कि लड़का एक शब्द है, जैसे कि कुर्सी, टाट इत्यादि शब्द ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला जो है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो यौगिक क्या है, यौगिक वो है कि जिनका अर्थ जो है तो खंडन पर ही निर्धारित होता है, लेकिन ये दो शब्दों से, योग का मतलब प्लस जोड़, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। इस कारण से इनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या धन आलय एक शब्द हो गया। जैसे कि वार्षिकोत्सव, जैसे कि भानुजा इत्यादि शब्द जो है तो ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला जो शब्द होता है वो होता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब यह है कि जो यौगिक तो है लेकिन इनका अर्थ जो है तो
उसमें खंडन पर आधारित नहीं होता है। और फिर इसके बाद अगला जो था सार्थक में ही उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के विचार से था, व्युत्पत्ति के विचार से था। अब अगला नंबर जो है अर्थ के विचार से। तो अर्थ के विचार से भी ये तीन तरह के होते हैं। पहला आपका होता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या है? अच्छा, ये अर्थ के आधार पर तो शब्द में एक चीज होती है, शब्द शक्ति आप पढ़ते हैं। तो शब्द शक्ति का मतलब शब्दों में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो जैसे उसमें शब्द शक्तियां भी तीन तरह की होती हैं, और यहाँ पर उसी के आधार पर यानी अर्थ के ही आधार पर तीन है। तो अभिधा हो गई, लक्षणा हो गई और व्यंजना हो गई। यहां पर भी वही बात कही गई कि वाचक होता है, लक्षक होता है और व्यंजक होता है। तो जहां पर हम किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ लेते हैं या जो लोक प्रचलित होता है, ठीक है, वाचक का मतलब बोलने वाला, व्यक्त करने वाला, वाच्यार्थ यानी जो बोल रहा है। तो जहां पर देखें वाचक, ठीक है, वाच्यार्थ, ठीक है, तो वहां क्या होगी? अभिधा, ठीक है। जहां पर वाचक से वाच्यार्थ ग्रहण किया जाए वहां पर अभिधा होती है। और यहां भी वही बात कही गई कि जहां पर मतलब किसी भी चीज, किसी भी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। जैसे बस हम लिखें उदाहरण, क्या लिखें कि बस सड़क पर चल रही है। अब इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसकी व्याख्या की जाए, अर्थात सब कुछ समझ में आ रहा है, सीधे सीधे जो बात कही गई उसको हूबहू उसी तरह से हम समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है लक्षक या लाक्षणिक। तो जहां पर लक्षक से लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर क्या होता है? लक्षणा होती है, ठीक है, शब्द शक्ति। तो जैसे मतलब जिसका हम या यूं कहें कि जहां पर हम किसी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ न लेकर के, न ग्रहण करके उसका एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं या विशिष्ट अर्थ उसका ग्रहण करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? लाक्षणिकता होती है, ठीक है। जैसे कि ये अधिकतर आपको मुहावरों में मिलता है। जैसे कि आपने मेरी नाक कटा ली, ठीक है। यहां पर नाक कटाने का मतलब वास्तविक नाक से नहीं है, ठीक है। इसके जब लक्षणार्थ पे जाते हैं तो यहां पर यह है कि आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, ठीक है। ये मीन्स इसका होता है। इसी तरह से अगला जो बिंदु है वो क्या है? व्यंजक। तो जहां पर व्यंजक से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। या जहां पर ऊपर वर्णित दोनों ही प्रकार से, दोनों ही मतलब पहला वाचक और दूसरा लाक्षणिक, इन दोनों के माध्यम से जहां पर जिस शब्द का अर्थ बोधन ना हो रहा हो वहां एक अन्य शब्द शक्ति या शब्द शक्ति काम करती है, जिससे हम क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, एक बार फिर से सुने, क्या कहेंगे कि जहां पर
लक्षक सॉरी व्यंजक से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजना शब्दाशक्ति होती है। ये यूं कहें कि जहां पर ऊपर वर्णित दोनों ही प्रकार के शब्दों के माध्यम से उसके अर्थ का अर्थबोधन ना हो पा रहा हो, एक अन्य माध्यम से उस शब्द के अर्थ का अर्थबोधन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है तो विशेष तौर पर काफी माइंडेड व्यक्ति करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति कर पाते हैं। या जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे सामान्य तौर पर कहें तो कहते हैं कि अब तो 12 बज चुके। ठीक है, तो 12 बजने का मतलब उस 12 से नहीं है कि घड़ी का कांटा 12 पर पहुंच गया। ठीक है, अगर जो इसी को हम पद्य रूप में कहें तो कैसे कहते हैं? जैसे एक पद है, इस वक्त नाम तो नहीं याद आ रहा है कि वो किसका लिखा हुआ है, तो राधा और कृष्ण का है। तो एक बार कृष्ण, ठीक है, राधा से मिलने के लिए रात को ही उसके घर पर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। तो कहते हैं कि कौन हो तुम? राधा पूछती हैं कि कौन हो तुम? तो कहते हैं कि घनश्याम है हम प्रिय। तो जबकि दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि कौन हो तुम? तो कहते हैं घनश्याम है हम प्रिय। तो कहते हैं बरसों कृत जाए, अगर जो तुम घनश्याम हो तो जाकर के कहीं बरसों यहां पर क्यों आए हो? तब कहते हैं कि नहीं प्रिय, मनमोहन है हम। तो वो कहते हैं कि अगर जो मनमोहन हो तो मन को मोहो, पैर क्यों पकड़ रहे हो, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और एक अन्य माध्यम से, अन्य युक्ति से उसके अर्थ का अर्थबोधन होता है, वहां पर व्यंजक या व्यंजना शब्दाशक्ति होती है। इसके बाद क्या होता है? विकार या परिवर्तन के आधार पर। तो विकार और परिवर्तन के आधार पर कैसे कहेंगे? देखते हैं कि विकार के आधार पर भी दो तरह के होते हैं, मात्र दो तरह के। अब इसमें थोड़ा सा कम पड़ता है। तो दो तरह के कैसे? पहला होता है विकारी। विकारी वो होते हैं जो कि हिंदी में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है। तो इनके द्वारा जो परिवर्तित नहीं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? परिवर्तित होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है, जो परिवर्तित हो जाते हैं। और जो इन्हीं के द्वारा, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा जो परिवर्तित नहीं होते, उनको अविकारी कहते हैं। तो विकारी में संज्ञा आएगा, आपका सर्वनाम आएगा, क्रिया आएगा। ठीक है, ये चीजें विकारी के अंतर्गत आती हैं। अविकारी जो है तो उसमें क्रिया विशेषण होता है, संबंधवाचक होता है, विस्मयादिबोधक होता है और समुच्चय वाचक होता है। तो इत्यादि तरह ये चीजें शब्द के अंतर्गत आती। एक बात और सुने कि जो शब्द होता है, ठीक है, तो दो तरह का होता है। एक बार फिर से निगाह दौड़ा ले। क्या होता है? शब्द के दो भेद किए गए, एक पहला ध्वन्यात्मक, दूसरा वर्णात्मक। तो वर्णात्मक को ही शब्द वास्तविक शब्द माना गया, इसलिए इसके भी भेद किए गए। तो इसमें भी दो तरह के हुए, एक सार्थक हुआ, सार्थक, और एक निरर्थक। वो तो निरर्थक ही है, तो उसको हम शब्द नहीं मानते, लेकिन सार्थक को मानते हैं। तो सार्थक के जब भेद किए गए तो चार तरह के किए गए, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर, और एक विकार या परिवर्तन के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह के हुए? 6 तरह के शब्द हमारे हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, अनुकरणात्मक, विदेशी और द्विश। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 तरह के शब्द हुए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। फिर इसके बाद
अर्थ के आधार पर हमारे तीन तरह के शब्द हुए, वाचक हुए, लाक्षणिक हुए और व्यंजक हुए। फिर विकार या परिवर्तन के आधार पर भी ये दो तरह के हुए, एक विकारी और एक अविकारी। ठीक है, फिलहाल इतना ही।